एक बावर्दी सिपाही जब कलम उठाता है तो वो कुछ अलग ही रचता है। वो वक्त रहा जब मैं खुद भी आर्मी ऑफ गन्स में शामिल होना चाहता था, लेकिन इस नामुराद चश्मे ने मुझे आर्मी ऑफ गन्स में भेज दिया, क्योंकि हमारे देश में गन्स लेकर के जो सिपाही है वो सरहद पर लड़ नहीं सकता। और क्या फायदा, अगरचे कंधे पे सितारे हों, आपने ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म पहनी हो और उसके बाद आप किसी स्कूल में हेडमास्टर की भूमिका में जाएं, या आप एमटी डिपार्टमेंट में जाएं, या आप कोई और एडमिन डिपार्टमेंट में काम करें, वो मेरी रुचि का विषय नहीं था। तो मैंने कहा चलिए आर्मी ऑफ गन्स ही सही। आपकी कमांडर साहब की किताब से गुजरते हुए मैंने बहुत शिद्दत से महसूस किया कि ये सिर्फ इतिहास मुझे नहीं दे रही है, ये मुझे कहानियां दे रही है, मुझे किस्से दे रही है, मुझे कविताएं दे रही है, मुझे गीत दे रही है, और साथ ही साथ में मरीन लाइन्स की लहरों का संगीत दे रही है। बहुत खूबसूरती से लिखी हुई किताब है। और पढ़ते पढ़ते चूंकि पीडीएफ मिला था, और हमारी पीढ़ी जो है वो किताब जब तक छू कर कागज के पन्नों पे छपी हुई नहीं पढ़ती तब तक वो आनंद नहीं आता। लेकिन चूंकि किताब के ऊपर आज चर्चा करनी थी, इसलिए उसे पढ़ना ही पड़ा। अब इस किताब को नए सिरे से दोबारा पढ़ूंगा। दोस्तों, मरीन लाइन्स सिर्फ हम सबकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, मेरी भी अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं किताब के बारे में कम बात करूंगा, कुछ छोटी छोटी चीजें, कुछ किस्से आपको बताता हूँ। शायद हो सकता है कि जब इस किताब का दूसरा संस्करण आए, तीसरा आए, चौथा आए, और कई संस्करण आए, मेरी इच्छा रहेगी, मेरी भावना रहेगी, तो अगले संस्करणों में शायद आप इनको शुमार कर पाए। भगवान दादा का नाम आप में से बहुतों ने सुना होगा, है ना? जेनजी या जेन मिलेनियम में ना सुना हो, लेकिन हम सब भगवान दादा के बड़े प्रशंसक रहे हैं। भगवान दादा अपने वक्त के सुपरस्टार थे, 140 फिल्मों के नायक और महानायक थे। उनकी एक ही फिल्म आप लोगों को पूरी फिल्म बतौर हीरो दिखाई देती है, क्योंकि वो एक अकेली फिल्म थी जिसका सिर्फ एक प्रिंट बाहर रह गया था, आपके पुणे की जो नेशनल आर्काइव है उसके बाहर, इसलिए वो फिल्म बच गई। वरना उनकी सारी की सारी 139 फिल्मों के प्रिंट जलकर खाक हो चुके हैं। इसलिए वो व्यक्ति इस राष्ट्र के प्रथम महानायक का दर्जा नहीं पा सका। उनका एक बहुत खूबसूरत किस्सा है। उनके पास में एक ब्यूक कार हुआ करती थी। उस जमाने में सिर्फ 6 ब्यूक कार्स हुआ करती थी मुंबई में, जिसमें से एक उनके पास थी। उसका जो डिक्की थी, उस डिक्की में पूरा लाल रंग का मखमल का काम किया हुआ था, जिसमें एक पूरा शराब खाना मौजूद था, जिसमें 4 गिलास होते थे, एक लकड़ी की टेबल हुआ करती थी, 2 लकड़ी की फोल्डिंग चेयर हुआ करती थी। और यही जो आपका मरीन लाइन्स है आज, इसी मरीन लाइन्स पर जहां आज ओबराय होटल तामीर है, उसके बाहर तब ये प्रोमेड इतना खूबसूरत नहीं बना हुआ था, बहुत खराब सा था, और जो मुंडेर बनी हुई है ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। 1950 के शुरुआती दौर की बात होगी। हमारे भगवान दादा, सुपरस्टार भगवान दादा, अपनी कार लेकर हर शाम यहाँ आते थे जब भी उनको वक्त मिलता था, और वहाँ उनकी टेबल कुर्सी लगती थी, वहाँ बैठ करके वो विस्की पिया करते थे। और तब पुलिस कांस्टेबल्स का भी बड़ा खौफ हुआ करता था, लेकिन भगवान दादा को बैठा हुआ देख करके पुलिस वाले भी अपनी गश्ती जो है वो पलट करके दूसरे रास्ते से निकल जाया करते थे। अरे दादा बस ले आए, बाबू दादा बस ले आए, और वो निकल जाया करते थे, उन्हें परेशान नहीं करते थे। ये है वो मरीन लाइन्स, ये है वो मरीन लाइन्स जहां की सैकड़ों किस्से मैं आपको सुना सकता हूं। एक बार कुछ 15 साल पहले की घटना है। डोंबिवली में एक बच्चों के गुब्बारे जो होते हैं उसकी गैस भरने वाले का सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, और वो जब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ
बड़ी खबर बनी क्योंकि कई बच्चे मारे गए थे, उनके बालक अभिभावक मारे गए थे, 40 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे उसमें। और उन दिनों मैं जनसत्ता अखबार में सहाफ़ी था, पत्रकार था, क्राइम रिपोर्टिंग करता था। तो खबर आई 4:30-6 बजे के बीच की घटना है ये, लेकिन खबर आते आते 7 बज गए थे हमारे पास। हमने कहा कि भाई ये खबर करनी होगी, और इंडियन एक्सप्रेस की जो सिटी एडिटर थी वो उनके क्राइम रिपोर्टर पर चढ़ दौड़ी कि जाओ और तुम तुरंत वहां से डोंबिवली से वो कवर करके लाओ। डोंबिवली जाना यानी कम से कम 1-1.5 घंटे का काम है, वापस लौटना 1-1.5 घंटे का काम है, 10 बजे की आपकी डेडलाइन है, 7 बज रहे हैं, कैसे पूरी होगी। वो बेचारा घबराया, उसने मुझे अपने EBBX से फ़ोन किया, बोले विवेक यार कैसे करूँ। मैंने कहा तू जा यार जरा थोड़ी देर मरीन लाइन्स की तफरीह कर। बोले यार मर जाऊंगा मैं। मैंने कहा कुछ नहीं होता, मरीन लाइन्स का आनंद उठाओ, देखेंगे। 2 घंटे बाद में उसने फिर कहीं से कहीं कॉइन बॉक्स से फ़ोन किया। मैंने कहा आजा भाई, हो गया खबर। उसको कैंटीन में लेकर के गया, उसको सारी खबर जो है वो दी, वो वापस आया, खबर लेकर के आ गया। ये है हमारा मरीन लाइन्स, जो हमारी बदमाशियां और बदकारियां भी छुपाता रहा है। तो इस तरह के कई सारी चीजें हैं। एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, उसका मुंबई में PR संभालने वाला बंदा जो है उसने मुझे फोन किया और उसने कहा कि मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा कि आ जाइए ऑफिस, क्या परेशानी है। तो बोला नहीं सर मैं ऑफिस नहीं आ सकता। मैंने कहा ठीक है, कहाँ मिलूँ बताइए। तो उसने कहा मरीन लाइन्स में मिलूँगा। तो मैं इंडियन एक्सप्रेस टावर से बाहर निकला, सामने की तरफ जा करके और उसका तय समय का इंतजार करने लगा। वो 1 घंटे तक नहीं आया। फिर आखिर में मैंने कहा कि अब नहीं आएगा, मैं वापस लौटने लगा। मुझे लगा किसी ने मजाक किया है। और जब मैं वहाँ से हिला तो एक सज्जन प्रकट हुए, बोले सर मैंने आपको फ़ोन किया था। मैंने कहा दूर खड़े होकर के चेक कर रहे थे कि मेरे साथ कोई है तो नहीं। तो नहीं सर वो। फिर मैंने कहा कि चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ बातचीत करते हैं, बैठते हैं। सर यहाँ नहीं बैठेंगे, थोड़ा आगे दूर चलते हैं। ये जो मरीन लाइन्स है, इस मरीन लाइन्स पे न जाने कितने गैंगस्टर्स से जुड़े हुए लोग, न जाने कितने पुलिस ऑफिसर्स, न जाने कितने इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिसर्स, न जाने कितने रॉ के ऑफिसर्स, न जाने कितने नेवल इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स, उनसे मेरी मुलाकातें होती रही हैं। और ये मेरी पत्रकारिता का एक अहम हिस्सा बना है मरीन लाइन्स, और उन पलों का साक्षी और गवाह भी बना है। मरीन लाइन्स हम सबकी ज़िंदगी में कुछ अलग अलग छोटे छोटे खूबसूरत पल लेके आता है। मेरी शरीक हयात, उनके साथ, मेरी पत्नी के साथ अपने कोर्टशिप डेज में इसी मरीन लाइन्स पर हम आकर बैठा करते थे और अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत ख्वाब बना करते थे। तो जहाँ मैं अपराधियों से मिलता था, वहाँ मैं अपनी प्रेमिका से भी मिलता था। ये है मरीन लाइन्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और मैं चाहता हूँ कि सब ये किताब पढ़ें और सबको बहुत आनंद मिलेगा जितना मुझे मिला। शुक्रिया।